Hello student, myself HS Bindra, फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर। और नीट में से इसमें से भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ये जो आपके पास चार टॉपिक हैं, एक बायोमोलिक्यूल, एक पॉलीमर, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नीट में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो देखिए पॉलीमर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट, यूनिट। मैनी यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। एक स्मॉल यूनिट होगा, एन स्मॉल यूनिट है वो एक बिग यूनिट बनाए, या अपन बोलते हैं एन माइक्रो यूनिट है वो एक मैक्रो यूनिट बनाए। और एन अगर मोनोमर यूनिट है तो उनका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमर बनेगा। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक टेक्निक होती है। स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाना है, या माइक्रो यूनिट से मैक्रो यूनिट बनाना है, या मोनोमर से पॉलीमर बनाना है। इसमें जो टेक्निक यूज में आएगा वो आपके पास होगा पॉलीमराइजेशन। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन इसमें से बनता है और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में से। कभी आपको कोई मोनोमर दे देगा तो पॉलीमर की बात करेगा, कभी कोई पॉलीमर दिया होगा उसका मोनोमर पूछ लेगा, या कोई फोर्सेस वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है। इस टाइप के इसमें इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस हैं उसमें से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बनता है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन की बात अपन कर सकते हैं वो अपन आगे लेक्चर में लेने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने लिया हुआ है, कह रहा है विच पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कि सब कौन सा पॉलीमर बनेगा। तो स्टार्टिंग कंपाउंड आपको दे रहा है इथाइल बेंजीन। तो ये आप अपन इथाइल बेंजीन बनाते हैं। ये आपके पास हो गया बेंजीन, CH2 और CH3। और इथाइल बेंजीन पे रिएक्शन हम करा रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन हम करा रहे हैं NBS। NBS एक रिएजेंट आपने सुना होगा, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। ये ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट होता है, ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे Br इंट्रोड्यूस करता है। और ये रिएक्शन जो होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। तो एलाइलिक पोजीशन पे Br लगाना होता है या बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगाना है। एलाइलिक पोजीशन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, और जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है उसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल और एलाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका रिएक्शन आप लोगों ने प्रोपीन पे भी कहीं देखा होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये प्रोपीन दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे अगर अपन NBS रिएजेंट डाल दें, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, तो एलाइलिक पोजीशन पे अपन इंट्रोड्यूस करते हैं Br। एलाइलिक पोजीशन पे Br इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे मैं बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगा देता हूँ, CHBr और CH3। नेक्स्ट रिएक्शन का भी आपको आइडिया है, एल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, X फ्रॉम हेलोजन और H फ्रॉम बीटा कार्बन, X फ्रॉम हेलोजन और H फ्रॉम बीटा कार्बन। जब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ अपन हीट करते हैं तो E2 मैकेनिज्म से, एलिमिनेशन रिएक्शन से आपके पास ये कंपाउंड बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम होता है स्टाइरीन। फिनाइल बेंजीन है, इसका नाम होता है स्टाइरीन। तो कंपाउंड जो B आपको मिलेगा वो स्टाइरीन मिलेगा। अब आपको स्टाइरीन का जब पॉलीमराइजेशन अपन कराएंगे, इसका जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो देखिए पॉली मोनोमर यूनिट जब अटैच होता है तो उसमें कोई ना कोई रिएक्टिव साइट क्रिएट होती है। तो यहाँ पे स्टाइरीन का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे आपके पास ये CH और ये CH और इधर CH2, और अगर इसके N मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होके एक डॉट इधर आएगा और एक डॉट इधर आएगा, और डॉट आते ही ये रिएक्टिव साइट क्रिएट होंगे जिससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल और उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल अटैच होंगे, और ये रेडिकल पॉलीमराइजेशन से एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनता है। अगर मैं N लेता हूँ तो यहाँ से भी फ्री करेंगे, इधर से भी फ्री, और होल पावर अपन बोल देंगे
N। तो स्टाइरिन का जो पॉलीमर होगा वो आपके पास होगा पॉलीस्टाइरिन। तो सी कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा पॉलीस्टाइरिन। फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है भाई डेक्रॉन। डेक्रॉन आगे आप देखोगे मैंने क्वेश्चंस में लिया ही हुआ है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर है। टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल को जब कंडेंस करेंगे तो आपके पास डेक्रॉन मिलेगा। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन बनता है, वो टेफ्लॉन होता है। SBR, ठीक है। ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ जो होता है वो स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपको सिंथेटिक रबड़ मिलता है। तो यहाँ जो आंसर आपके पास आएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है और उसमें लास्ट में आपसे कह रहा है पॉलीमराइजेशन करा तो भाई क्या पॉलीमर बनेगा। तो आपको रिएक्शन तो आना ही चाहिए इसमें। और ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा भी होगा कि एसिटाइलिन के जब टू मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 प्लस NH4Cl, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है वो विनाइल एसिटाइलिन का होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फॉर्मेशन होगा विनाइल एसिटाइलिन। अब इस पे अपन HCl का वन इक्विवेलेंट डाल रहे हैं, इस पे HCl का वन इक्विवेलेंट अपन ऐड कर रहे हैं। तो आपको देखना है भाई डबल बॉन्ड पे एडिशन कराएं या ट्रिपल बॉन्ड पे कराएं, क्योंकि H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और एल्कीन और एल्काइन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। और आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्कीन जो होता है वो एल्काइन से मोर रिएक्टिव है। लेकिन मैं यहाँ वन इक्विवेलेंट पे ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करा रहा हूँ क्योंकि जो डाइन बनेगा वो कंजुगेट डाइन बनेगा। तो यहाँ पे अगर अपन अरेंजमेंट करते हैं तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास Cl डबल बॉन्ड CH2। यहाँ एडिशन मैंने ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड पे ही क्यों कराया है, क्योंकि जो डाइन बन रहा है वो कंजुगेट डाइन बन रहा है, डबल सिंगल डबल। सपोज मैं यहाँ पे एक बीच में कार्बन एटम और डाल देता, यहाँ बीच में एक कार्बन एटम और आ जाता, इसका कंजुगेशन में ब्रेक कर देता, अब मैं वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl डालूंगा तो डबल बॉन्ड वाली साइड पर एडिशन होगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ये आपको देखते ही पता लगा होगा, ये क्लोरोप्रीन होता है, क्लोरोप्रीन है। और जब क्लोरोप्रीन का अपन पॉलीमराइजेशन कराएंगे, इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराते तो अगर मैं यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो एक डॉट आपको इस वाली कार्बन पे मिलेगा और एक डॉट इस कार्बन पे मिलेगा। और इसी तरह से अगर अपन नेक्स्ट इस पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे तो एक डॉट आपको इधर मिलेगा और एक डॉट इधर मिलेगा। ये वाले दोनों जो डॉट हैं ये कपलिंग करके बॉन्ड बना लेंगे और दोनों साइड के अंदर एक रिएक्टिव स्पीसीज बन जाएंगी जो आगे मोनोमेरिक यूनिट जिनसे अटैच होगा। तो यहाँ पे अगर इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये आपके पास CH2 मैं यहाँ से फ्री करता हूँ और ये CH डबल बॉन्ड बीच में आ गया, ये Cl और यहाँ से फ्री कर दिया और होल पावर N। और क्लोरोप्रीन का जब अपन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो पॉलीमर बनता है वो आपके पास होता है नियोप्रीन। ये जो पॉलीमर आपको मिलेगा ये आपके पास है नियोप्रीन। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबड़ होता है जब आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं। आइसोप्रीन जो कंपाउंड है वो भी आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा, वहां ये Cl की जगह CH3 आएगा। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है नियोप्रीन, यही आंसर है। पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन जो होता है वो प्रोपाइलिन के पॉलीमराइजेशन से, प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन से प्रोपाइलिन बनेगा। और क्लोरोप्रीन जो होता है वो नियोप्रीन का मोनोमर यूनिट है। क्वेश्चन आया हुआ है क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन, नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन। तो यहाँ आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज कैटलिस्ट इन एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। ये जो पॉलीमराइजेशन होता है एक रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, एक एनाइनिक पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपन एज अ रिएजेंट यूज में लेते हैं, एक कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन होता है। तो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन के लिए अपने को जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H+ होता है,
ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड में तो आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और H+ जो है वो आपने कहा एक इलेक्ट्रोफाइल है। एनाइनिक पॉलीमराइजेशन में न्यूक्लियोफाइल चाहिए। फिर आपके पास BF3 जो है, इसमें भी बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको भी अपन बोलते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। और जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये RMgX, और यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा है, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो आंसर आपके पास हो जाएगा C, आंसर आपके पास करेक्ट होगा। A और B आंसर तब हो सकता है जब वो एनाइनिक की जगह कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन की बात करें। कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन है, कोई इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में प्रोसीड होंगे। एनाइनिक पॉलीमराइजेशन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप शुड बी कैटलिस्ट इन एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। अब एनाइनिक पॉलीमराइजेशन में न्यूक्लियोफाइल आप लोगे, और जब न्यूक्लियोफाइल किसी मोनोमेरिक यूनिट से अटैच होगा तो चार्ज आएगा नेगेटिव। अब वो नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। कम होने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो अगर मैंने आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया और इस तरह की कुछ मोनोमेरिक यूनिट होंगी जो ये मैकेनिज्म फॉलो करेंगी एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C, और ये CN, C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास है CH3। ठीक है, इस तरह का मैंने कंपाउंड दिया जिसको अपन बोलते हैं मिथाइल। फिर आपके पास है साइनो एक्राइलेट, मिथाइल साइनो एक्राइलेट। अब इससे जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच होगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ जाएगा, और पाई बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये CH2C, ये नेगेटिव, और इधर आपके पास CN और C डबल बॉन्ड O और OCH3। और ये जो एनायन बनेगा ये स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ भी रेजोनेंस में है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में है। तो ये एनायन जो होगा वो स्टेबल होगा। तो ऐसी मोनोमेरिक यूनिट जिनका एनाइन स्टेबल होता है, ठीक है, एनाइन स्टेबल होता है, वो एनाइनिक मैकेनिज्म फॉलो करेंगी। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे जो ग्रुप लगे होने चाहिए एनाइनिक के लिए वो आपके पास किस टाइप के ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होने चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। तो वो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अब ये फिर नेक्स्ट एक एन मॉलिक्यूल से अटैच होके, ये आपके पास एन मॉलिक्यूल मैं इसका ले लेता हूँ, ये CN, और ये आपके पास CO OCH3, फिर ये इससे अटैच होगा और ये आगे जाएगा, होल पावर N बनेगा। इस टाइप से फिर ये पॉलीमर हमें मिलता है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अटैच होने चाहिए। रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे तो आपने कहा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, एनाइन का स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज कैटलिस्ट इन कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन। अब कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो CH3 MgBr अभी अपन ने देखा, CH3 MgBr के अंदर ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अपन कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। फिर NaNH2 Na+, और ये NH2 नेगेटिव, तो NH2 नेगेटिव भी आपने कहा एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसी तरह से KNH2 में भी NH2 नेगेटिव जो होगा वो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन में आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अभी हमने बात किया ही था, ये आपके पास BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आंसर तो इसके अंदर आपके पास D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया और अगर कैटाइनिक
पॉलीमराइजेशन की बात है, तो ऐसी मोनोमेरिक यूनिट फॉलो करेंगे जिनका कैटायन स्टेबल होता है। तो वो आइसोब्यूटीन हो सकता है, इस टाइप का कोई आइसोब्यूटाइलिन जो है, इसका जो कैटायन होगा स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। या मैं स्टाइलिन यूनिट ले लेता हूँ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच। ये इलेक्ट्रोफाइल जब इस कार्बन से अटैच होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो अब अपन बोलेंगे यहाँ पे जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपने ये स्टाइरिन यूनिट लिया, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये जब इलेक्ट्रोफाइल सी एच टू वाले कार्बन से अटैच होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो इंटरमीडिएट बनेगा ये स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। फिर इसका एन यूनिट अपन स्टाइरिन की और ले लेते हैं, ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और ये इससे अटैच होगा और इस टाइप से ये होल पावर एन करके आपके पास यहाँ पॉलीमर बने। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में जो कैटलिस्ट होगा वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में कोई कैटलिस्ट की बात करेगा तो वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको कीटोन दे रखा है और इस पे हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन करा रहा है pH 4.6, और जो कंपाउंड बन रहा है उसको H प्लस के साथ हीट कर रहे हैं, फिर उसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो A बन रहा है, और पॉलीमर A आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो कंपाउंड बनेगा वो मोनोमेरिक यूनिट क्या होगा। तो ये देखिए आपके पास है साइक्लोहेक्सेनॉन, और इस पे जब अपन हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन कराते हैं कंट्रोल्ड पीएच पे, या वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तो आपको इस टाइप का ऑक्साइम बनता है, डबल बॉन्ड एन और ओ एच। और इस ऑक्साइम को जब अपन H प्लस के साथ हीट करेंगे तो H प्लस ऑक्सीजन पे जाएगा, बनेगा OH2 प्लस, फिर वाटर वहाँ से रिलीज होगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, फिर एक्सपांशन होगा, फिर कार्बन पे प्लस आएगा, उस प्लस से वाटर का OH लगेगा, फिर आप देखना एक इनॉल फॉर्म बनेगा, और उस इनॉल का जब रीअरेंजमेंट होगा तो यूनिट जो आपको मिलेगी वो कैप्रोलैक्टम यूनिट मिलेगी। वहां पे आपको जो यूनिट मिलेगा वो CO, और इधर आपके पास NH, और इसमें ये 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये आपके पास जो यूनिट है इसको अपन बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। साइक्लिक एमाइड के लिए अपन लैक्टम टर्म यूज में लेते हैं, और साइक्लिक एस्टर के लिए अपन लैक्टॉन्स लेते हैं। तो 6 के लिए वर्ड आता है कैपर, आपने सुना होगा। 5 के लिए वर्ड आता है वेलर, 4 के लिए आता है ब्यूटाइल, 3 के लिए आता है प्रोपियन, 2 के लिए आता है एसिड, और 1 के लिए आता है फॉर्म। तो यहाँ पे ये कैप्रोलैक्टम। और इस कैप्रोलैक्टम का जब हाइड्रोलाइसिस और अपन हीट करते हैं तो जो पॉलीमर बनेगा अपने पास ये होगा नाइलॉन 6। देखिए फर्स्ट आपको कीटोन दिया हुआ है, और इस कीटोन पे जब अपन रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, वाटर निकल के ऑक्साइम बनेगा, और इस ऑक्साइम पे जब H प्लस के साथ हीट करेंगे, ये एक रिएक्शन भी होता है जिसको अपन बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट, तो अगर आपको देखना है ये किस टाइप से ये मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो देखिए ये आपको जो मैंने कीटॉक्सिन दिया हुआ है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड NOH, और इस पे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं H प्लस के साथ हीट करते हैं, H प्लस ऑक्सीजन पे जाएगा, OH2 प्लस वाटर यहाँ से रिलीज होके आपको जो अरेंजमेंट मिला वो ऐसा मिला, ये डबल बॉन्ड और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। फिर अपन बोलते हैं यहाँ से आपके पास इसका एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होगा मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे मिलता है अपने को, ये N और डबल बॉन्ड ये C, और इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये ऐसा हो जाएगा, ये इससे अटैच हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाता हूँ इसको, ये आपके पास यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको
ये अरेंजमेंट यहाँ से C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये 5 कार्बन, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये इससे अटैच होगा। अब इस प्लस से वाटर का OH अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे OH लगेगा, और जब मैं यहाँ पे OH लगाऊंगा तो ये इन प्लस ऑल, ये इनॉल होगा, और इसका जब रीअरेंजमेंट होगा तब आपको जो यूनिट मिलेगी वो कैप्रोलैक्टम यूनिट मिलेगी, और इस रीअरेंजमेंट का अपन बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। टोटल जो साइकिल होगी वो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा क्वेश्चन 6 का, कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से आपको मिलेगा नाइलॉन 6, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, which polymer is obtained in the following sequence of reaction। सबसे पहले स्टार्टिंग कंपाउंड आपको दिया हुआ है एसीटोन, CH3COCH3, और एसीटोन आपको पता है कौन सी रिएक्शन देता है, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ आपको एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, रिएक्शन करा रहे हैं मोनोसोडियो एसिटालाइट से, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है मोनोसोडियो एसिटालाइट, और यहाँ से ये बॉन्ड पोलर, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मैं NAR रिएक्शन कराता हूँ, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा ONA और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कंपाउंड आपको मिल गया। अब इसका एसिडिफिकेशन हम कराएंगे, H प्लस डालेंगे, तो ये आपके पास CH3 ये हो गया OH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद एक आपने पढ़ा होगा पार्शियल रिडक्शन, प्लेटिनम में मिक्स कर रहे हैं बेरियम सल्फेट, लिंडलार कैटलिस्ट, जो आपके पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा CH3CH3OH और CH डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट इसका मैंने यहाँ पे डिहाइड्रेशन किया हुआ है, Al2O3 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये इसमें से वाटर रिलीज करके जो कंपाउंड बनता है ये आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, और इस यूनिट को अपन बोलते हैं आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन क्या, जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो यूनिट आपको मिलेगा पॉलीमर का वो होगा पॉली आइसोप्रीन, और ये नेचुरल रबड़ होता है, नेचुरल रबड़ है पॉली आइसोप्रीन। तो आंसर जो आपका होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसका पॉलीमर अगर अपने को बनाना है, यहाँ पे ये मैंने कंपाउंड अभी प्रिपेयर किया है आइसोप्रीन, ये था CH2 डबल बॉन्ड और ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें ये रिएक्टिव साइट है, यहाँ से मैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, और इधर भी ऐसा ही किया मैंने, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इसको दिया, और ये दोनों यहाँ पे कपलिंग करेंगे और ये बॉन्ड बना लेंगे, ये आपके पास यहाँ बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से अपन इनको फ्री कर देंगे इधर से भी और इधर से भी, और होल पावर अगर मैं ये N यूनिट ले लेता हूँ तो ये होल पावर आपके पास N बन जाएगा। तो ये आपके पास है आइसोप्रीन, और इसका जो पॉलीमर बनता है वो आपके पास होता है पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। अब C डबल बॉन्ड C देखिए ये ज्योमेट्रिकल का सेंटर होता है, और अगर ये ज्योमेट्रिकल का सेंटर है तो इसकी दो फॉर्म मिलती है हमें, एक आपके पास सिस होता है और एक फॉर्म होता है ट्रांस। ट्रांस के अंदर पैकिंग अच्छा होगा, तो जो रबड़ मिलेगा वो ट्रांस के अंदर हार्ड होगा, तो ये अपन यूज में नहीं लेते। जो सिस फॉर्म होती है वो सॉफ्ट होता है, ये अपन यूज में लेते। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लास्ट में जो डी कंपाउंड आ रहा है वो आपके पास आइसोप्रीन है, और इसके पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनेगा वो पॉली आइसोप्रीन होगा। नियोप्रीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड आपके, इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो आपको PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलेगा।
और एक ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है पॉली प्रोपाइलिन। तो अगर अपन प्रोपाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो फिर आपको पॉली प्रोपाइलिन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कंपाउंड स्टार्टिंग में दिया हुआ है और इस पे रिएजेंट डाल रहा है NaOI। NaOI जो आपके पास रिएजेंट होता है ये है NaOH प्लस I2। और ये आपको रिएजेंट आपको याद आया होगा कि हेलोजन और बेस का मतलब हेलो फॉर्म। और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप है या मिथाइल कीटोन कैसी रिएक्शन देंगे, हेलो फॉर्म। फिर एसिडिफिकेशन किया तो X बना, फिर एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और उस पर डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 डाला जिसको अपन बेयर्स रीजेंट कहते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 OH लगते हैं और इथाइलिन ग्लाइकॉल बनेगा और X और Y का पॉलीमराइजेशन होगा। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से वो जेड पॉलीमर की बात कर रहा है। तो देखते हैं अपन पहले X एक बार बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग कंपाउंड दिया हुआ था COCH3 पैरा पे लगाए हुए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपके पास ये COCH3 और इधर भी आपके पास है COCH3 और इस पे रिएजेंट डालेंगे अपन NaOI या NaOH प्लस I2। तो दो इक्विवेलेंट तो आइडोफॉर्म बनी जाएगा। इसका तो येलो प्रेसिपिटेट आ गया और यहाँ आपको COONA और इधर से भी आपको मिल जाएगा COONA। और इसका जब अपन एसिडिफिकेशन कराते हैं H प्लस डालते हैं तो ये आपको मिलेगा कंपाउंड यहाँ पे COOH और COOH। इसको अपन बोलते हैं टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड। और सेकंड अपने को कंपाउंड इथीन दिया हुआ है और इस पे जब अपन बेयर्स रीजन डालेंगे डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये 2 OH आपके पास लगेंगे और इन दोनों का ये आपके पास X है और यहाँ पे ये Y है। और इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराते हैं, इसका जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। 2 यूनिट अटैच होगा, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो अगर N यूनिट मैं इसका ले लेता हूँ और N यूनिट अपन इसका ले लेंगे तो जो पॉलीमर आपके पास बनता है उसको टेरिलीन बोलते हैं अपन। जो पॉलीमर यहाँ पे मिलेगा आपको वो टेरिलीन होगा। तो यहाँ से OH एसिड का तो क्या निकालेंगे अपन, OH, और यहाँ एल्कोहल का अपन क्या रिलीज करेंगे, H रिलीज करेंगे। तो इधर से जो पॉलीमर आपको मिलेगा वो एक पॉलीइस्टर मिलेगा जिसका नेम होगा टेरिलीन। तो ऑप्शन देखते हैं भाई, टेरिलीन पॉलीमर है इसमें आंसर। बेकेलाइट, बेकेलाइट आपको पता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब अपन हीट करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बेकेलाइट फॉर्म होता है। ठीक है, इसी तरह की वहां पे आपको सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे। नाइलॉन 6 के अंदर 2 मोनोमेरिक यूनिट होती हैं, ये पॉलीएमाइड होता है। एक अपन लेते हैं एडिपिक एसिड और एक होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और उन दोनों को भी कंडेंस करेंगे, वाटर निकालेंगे, तब आपको मिलेगा नाइलॉन 6 टेरिलीन अपना यहाँ पे आंसर हो ही जाएगा। टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल को कंडेंस करते हैं तो पॉलिस्टर आपको मिलता है। और लॉन्ग क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल, एक मोनोमेरा यूनिक है एक्रिलोनाइट्राइल। और इसको जब अपन पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास CH2 CH और CN, इधर से भी आप फ्री कर दीजिए, इधर से भी फ्री। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्लॉन बोलते हैं। तो यहाँ जो आंसर आपके पास होगा वो टेरिलीन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ ऑर्लॉन, अभी जिसकी बात अपन कर रहे थे वही क्वेश्चन आपके पास आ गया। डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। कभी आपको मोनोमेरिक यूनिट दे रखा है तो पॉलीमर पूछ लेता है, कभी कोई पॉलीमर दे रखा है तो उसका मोनोमेरिक यूनिट पूछ लेता है। तो फर्स्ट आपके पास मोनोमेरिक यूनिट है विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है विनाइल क्लोराइड और इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो CH2CHCl और ये होल पावर n करेंगे तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास एक है विनाइल एसीटेट OCOCH3
इसी तरह से इसका भी जब पॉलीमराइजेशन अपन कराते हैं CH2CH OCO CH3, इस साइड से भी फ्री और इस साइड से भी, ये आपके पास है विनाइल एसीटेट, तो इसका पॉलीमर बनेगा पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। और सी अपना यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा ही है कि अगर अपन एक्रिलोनाइट्राइल लेते हैं और इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे CH2CHCN, इधर से और इधर से फ्री करेंगे तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑर्लॉन। और लास्ट आपने अभी बहुत बार इसका क्वेश्चन कर चुके हैं, स्टाइरीन है, इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ अपना आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इबोनाइट। इबोनाइट क्या होता है? हार्ड रबड़ होता है। जब आपको रबड़ मिलता है, जो आपको रबड़ मिलेगा जैसे आइसोप्रीन है, उसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉली आइसोप्रीन बनता है, तो ये रबड़ सॉफ्ट होता है। तो इसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए वल्केनाइजेशन कराते हैं, सल्फर के साथ इसको हीट करते हैं। तो फिर जैसे आपके पास इस तरह की लेयर होती है, इसमें एक आपको ऐसा डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, एस एस, और इस तरह से एक डाई सल्फाइड बॉन्ड मिलेगा आपको। और उससे रबड़ के अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है। और ये वर्क जब अपन लॉन्ग टाइम तक करते हैं, बहुत ज़्यादा आवर्स के लिए करेंगे, तब आपको हाईली वल्केनाइज रबड़, जो हार्ड रबड़ होता है, वो इबोनाइट होता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़ नहीं, हाईली वल्केनाइज रबड़। ये आपके पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है डाई मिथाइल टेरिथैलेट एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएक्ट टू फॉर्म। तो देखिए नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 ये दोनों तो पॉलीएमाइड्स होते हैं। नाइलॉन 6 की बात करें तो ये आपके पास है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। और इधर आपके पास नाइलॉन 6 भी जो है ये पॉलीएमाइड। नियोप्रीन जो होता है ये अपने पास यूनिट अपन लेते हैं क्लोरोप्रीन, और उसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये आपके पास नियोप्रीन बनता है। तो ये आपके पास रबड़ होता है। अब यहाँ पे डाईमिथाइल टेरिथैलेट का मतलब इस तरह का कंपाउंड आपके पास है, ये COOCH3। अभी हमने टेरिथैलिक एसिड की बात की थी, तो इधर भी CH3 लगा दिया और CO इधर भी CH3 लगा दिया। और इसको जब अपन कंडेंस करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल से, इसको जब अपन कंडेंस करेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल से, तो ये आपके पास CH2OH और यहाँ पे OH। तो यहाँ से आपके पास CH3OH रिलीज होगा, इधर से ये H रिलीज होगा, इधर से OCH3 रिलीज होगा, और यहाँ जो पॉलीमर आपको मिलेगा वो यहाँ पे होता है डेक्रॉन, और ये आपके पास होता है पॉलीस्टर, ये पॉलीस्टर होता है। तो आंसर जो आपके पास होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है टेट्राफ्लोरोइथीन, ये आपको एक मोनोमर यूनिट दे रखा है, एफ, ये एफ, ये एफ और ये एफ, नेम होता है टेट्रा फ्लोरोइथीन। और इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये आपके पास एफ, एफ, इधर से भी एफ और ये एफ, यहाँ से भी फ्री करना है, इधर से भी। अगर ये एन यूनिट लेता हूँ तो ये होल पावर एन बनेगा, जिसको अपन बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका नाम हो जाता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, या ये टेफ्लॉन कोटिंग होता है, ये टेफ्लॉन कोटिंग आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथीन इज अ मोनोमर ऑफ, अपन बोलेंगे टेफ्लॉन। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल भी आपके पास पॉलीस्टर होता है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसके अंदर को पॉलीमर है, दो मोनोमेरिक यूनिट होती हैं, एक थैलिक एसिड और एक इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपको ग्लिप्टल पॉलीस्टर मिलता है।
नाइलॉन 6 आपको पता ही है, इसका मोनोमेरिक यूनिट कैप्रोलेक्टम होता है। और ब्यूना एस स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन रबड़, अपन 25% स्टाइरीन लेते हैं और 75% ब्यूटाडाइन लेंगे और उसको अपन पॉलीमराइज करेंगे, तब आपके पास बनता है ब्यूना एस। तो यहाँ जो आंसर अपना होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द कैटलिस्ट यूज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन। एल्कीन के अंदर अगर आपको यूनिफॉर्म पॉलीमर का चेन चाहिए और हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाना है, तब अपन उसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट डाल देते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट अपन डालेंगे तब आपके पास हाई डेंसिटी पॉलीमर बनेगा। अदरवाइज क्या होता है, जो पॉलीमर का चेन होता है, इस तरह से अगर कोई पॉलीमर का चेन है तो उसमें यहाँ से भी साइड चेन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो पॉलीमर का चेन बनेगा वो यूनिफॉर्म नहीं बनता। रेडिकल पॉलीमराइजेशन में अगर आपने कॉमन रेडिकल लिए, आपने O2 लिया, परऑक्साइड लिया, इस तरह के इनिशिएटर अगर रेडिकल पॉलीमराइजेशन में लेते हैं तो जो पॉलीमर का चेन बनता है वो यूनिफॉर्म नहीं बनता। और अगर वो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा तो पैकिंग अच्छा नहीं होगा, तो लो डेंसिटी पॉलीमर बनेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन ऑलिफिन्स के अंदर जो कैटेलिस्ट यूज में लेते हैं पॉलीमराइजेशन का, वो आपके पास होता है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। एक अगर अपन यहाँ पे बात करें, ये मैंने आपको प्रोपाइलिन दिया यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये प्रोपाइलिन का यूनिट है और इसके अपन N यूनिट लेते हैं और इसका अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके यहाँ साइड में आ गया CH2, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ फ्री कर देता हूँ मैं, ये हो गया CH और ये आपके पास CH3। फिर एक यूनिट ऐसा और लग जाएगा, ये CH2 CH और CH3, फिर ऐसा यूनिट हो जाता है CH2 CH और CH3। इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। अब देखिए ये जो कार्बन होगा ये आपने का कायरल कार्बन आता है, कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन है तो ये जो सारे CH3 हैं ये एक ही साइड हो सकते हैं, मतलब वेज पे हो सकते हैं, या ये सारे CH3 जो हैं वो डैश पे हो सकते हैं। जो पॉलीप्रोपाइलिन का आपको चेन मिलेगा ऐसा, इस तरह की चेन की बात करूंगा तो मैंने यहाँ पे ये CH3 वेज पे लगा दिया, फिर ये CH3 वेज पे लगा दिया और ये फिर CH3 वेज पे लगा, यहाँ से भी फ्री कर रखा है और यहाँ से भी फ्री। इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। या फिर ये सारे मिथाइल जो हैं ये डैश पे हो सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई पॉलीप्रोपाइलिन का चेन होगा तो वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा। इस तरह की चेन को अपन बोलते हैं आइसोटेक्टिक। ये जो चेन होता है ये आइसोटेक्टिक। एक ऐसा हो सकता है भाई बिल्कुल इरेगुलर बिहेवियर है, ठीक है, कभी आपने कहा दो मिथाइल आपके पास वेज पे आ गए फिर डैश पे आ गए, तो इरेगुलर बिहेवियर हो जाता है। और अगर इरेगुलर बिहेवियर होगा तो लो डेंसिटी पॉलीमर बनेगा, रेगुलर बिहेवियर होगा तो उस केस में हाई डेंसिटी आपके पास पॉलीमर बनेगा। तो उसके लिए अपन जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोल रहा है लैक्टम फ्रॉम विच नाइलॉन 4 इज सिंथेसाइजेस। नाइलॉन 4 का मतलब 4 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। नाइलॉन 4 का मतलब आपके पास है NH2 और यहाँ पे होगा CH2 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 और ये CO और OH। यहाँ पे अपन ये यूनिट जो यहाँ पे ले रहे हैं ये 1 2 3 4 4 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, ये 4 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड हमने लिया कंपाउंड एक। और यहाँ से NH2 का H रिलीज किया और एसिड का जब मैं OH रिलीज करता हूँ तो एक मेरे को लैक्टम रिंग मिलेगी। इसमें से मैंने वाटर यहाँ से निकाल दिया तो ऐसा मिलेगा, ये CO और इधर आपके पास CH2 और ये CH2 और इधर NH। इस तरह का एक आपको रिंग मिलेगा, 4 मेंबर रिंग आपको ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपको मिलेगा। और इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराएंगे, नाइलॉन 6 में यही रिंग कितने का होता था, 7 का होता था। एक नाइट्रोजन स्पेस लेता था और 6 कार्बन लेते थे, और यहाँ 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन स्पेस ले रहा है। अब इसका जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तब आपको जो पॉलीमर मिलता है उसको अपन बोलते हैं नाइलॉन 4। नाइलॉन 4, तो नाइलॉन 4 के अंदर
जो आपके पास लैक्टम रिंग होगा वो 5 मेंबर रिंग होना चाहिए और पॉली एमाइड्स तो उसमें होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 5 मेंबर रिंग में आपका सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहा है कैप्रोलेक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, बहुत बार बात हो चुकी है इस तरह के क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ ज्यादा बात करेंगे नहीं अपन। कैप्रोलेक्टम के पॉलीमराइजेशन से फॉर्मेशन होगा पॉलीएमाइड नाइलॉन 6 का। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नेचुरल रबर हैज अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। अभी अपने पास बात हुई थी, अभी अपन ने देखा था किसी क्वेश्चन के अंदर जब अपन आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करा रहे थे, आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन, आइसोप्रीन का ये पॉलीमराइजेशन करा रहे थे तो पॉली आइसोप्रीन बनता है। और मैंने कहा भाई ये सी डबल बॉन्ड सी जीआई का सेंटर होता है और एक इसका सिस फॉर्म होगा, ट्रांस होगा, ट्रांस के अंदर पैकिंग अच्छा होगा तो रबड़ हार्ड होगा, और रबड़ बहुत हार्ड है तो फिर वो यूज में नहीं आएगा, तो यहाँ पे रबड़ सॉफ्ट चाहिए हमें, तो सिस फॉर्म जो होता है वो अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है नेचुरल रबड़ एज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला ही आपके पास जो स्टेटमेंट है वही गलत है, तो अपना आंसर तो ए में ही आपको मिल गया। अब बाकी बात करते हैं। ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, एस फॉर स्टाइरिन और बी यू फॉर ब्यूटाडाइन, तो ये दोनों ठीक है। स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन अपन लेते हैं इसके अंदर 25%, ब्यूटाडाइन लेंगे 75% और इनको पॉलीमराइज करेंगे तो ब्यूना एस बनेगा। इसी तरह से एक ब्यूना एन भी होता है, उसमें ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल लेते हैं, तो ये तो ऑप्शन आपका राइट है। सी में कह रहा है नेचुरल रबर इज 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपके पास 1,4 एडिशन होता है। कंजुगेट डाइन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डॉट बनेंगे, तो एक 1 से यूनिट कनेक्ट होगा, एक 4 से यूनिट कनेक्ट होगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और डी में कह रहा है इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉगर, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसीलिए किया जाता है रबर का वल्कनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोपॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो ब्यूना एस रबर, तो ब्यूना एस कंडेंसेशन का मतलब है एक से ज्यादा यूनिट इन्वॉल्व होंगी और वाटर या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होना चाहिए। तो ब्यूना एस में तो आपको पता है जब ब्यूना एस की बात होगी तो एक तो अपन लेते हैं स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C6H5, और एक अपन लेते हैं यहाँ से ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन है, और इसको जब अपन पॉलीमराइज करेंगे, इसको जब अपन पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ से मैं फ्री करूंगा इसको, तो ये आपके पास मिलेगा CH2, यहाँ से फ्री कर दिया मैंने, और ये CH और ये C6H5 और इधर CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH और इधर से भी फ्री करेंगे, इस तरह से यूनिट अटैच होगा आपके पास। ये स्टाइरिन लिया आपने और ये ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, तो पॉलीमर बनेगा आपके पास ब्यूना एस। तो ये तो कंडेंसेशन हुआ ही नहीं, इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज नहीं हुआ, ये कोपॉलीमर एडिशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर है ब्यूना एन, ब्यूना एन में क्या लेते हैं अपन, एक तो स्टाइरिन की जगह ले लेते हैं एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHN, और साथ में यही ब्यूटाडाइन होगा, तो यहाँ पे आपके पास CH2 CHCN, इधर से फ्री, और यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा इसको अपन बोलेंगे ब्यूनाएन एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन। नियोप्रीन अपन बहुत बार अभी देख चुके हैं, टेरिलीन की भी बात कर चुके हैं। तो नियोप्रीन क्या होता है, जब क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं, और ये कैसा होता है, होमोपॉलीमर होता है, एक ही मोनोमेरिक यूनिट बार बार ये रिपीट होती है, तो अपन बोलते हैं होमोपॉलीमर।
तो यहाँ पे जो आंसर आपके पास कंडेंसेशन की बात होगी वो टेरिलीन आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइलिन बाय जिगलर नाटा प्रोसेस। क्योंकि जिगलर नाटा डालूंगा तो यूनिफॉर्म चेन बनेगा, यूनिफॉर्म चेन बनेगा तो पैकिंग अच्छा होगा और हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमें मिलेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे बात कर रहा है, तो ये पॉलीएमाइड्स के अंदर होगा। क्योंकि पॉलीएमाइड्स के अंदर आपको CONH ग्रुप मिलेगा और वहां अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बात करेंगे वो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वहां पे बनेगा वो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होगा। तो टेफ्लॉन तो टेट्राफ्लोरोईथीन के पॉलीमराइजेशन से बन जाता है। नाइलॉन 66 में एक तो अपन एडिपिक एसिड लेंगे, एडिपिक एसिड, अगर नाइलॉन 66 आपको कंडेंस करके बनाना है तो ये COOH, ये एक एडिपिक एसिड, ये 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और एक अपन लेते हैं हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये CH2, इसमें भी 6 कार्बन और ये NH। और यहाँ से देखिए एसिड का तो आपको OH निकालना है, तो यहाँ से आप OH निकाल के यहाँ से फ्री कर दोगे, और यहाँ से एमीन का अपन H और ये OH, और इधर से H, और यहाँ से एक जो पॉलीमर बनेगा वो आपके पास होगा नाइलॉन 66। तो ये अपना आंसर इसमें हो जाएगा। क्योंकि पॉलीस्टाइरीन जो है वो एक मोनोमेरिक यूनिट होगा, स्टाइरीन, उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीस्टाइरीन बनेगा। और नेचुरल रबड़ की तो बात अपन कर चुके हैं, पॉली आइसोप्रीन की। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पॉलीएमाइड्स के अंदर आपको मिलेगा, फाइबर, नाइलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है नाइलॉन थ्रेड आर मेड अप बाय पॉलीविनाइल पॉलीमर, पॉलीस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीइथाइलिन पॉलीमर। तो यहाँ पे आपको पता ही है नाइलॉन जो बनेंगे वो पॉलीएमाइड, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 होता है, एक आपके पास नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब जिसमें एक से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट अटैच हो, एक से ज्यादा मोनोमेरिक डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट अटैच हो, एक से ज्यादा डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट अटैच हो। तो पॉलीप्रोपाइलिन के अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट अपन लेते हैं वो प्रोपाइलिन लेते हैं। फर्स्ट ए के अंदर पॉलीप्रोपाइलिन में CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन करेंगे तब आपको मिलेगा ये पॉलीप्रोपाइलिन। तो ये आपके पास होमोपॉलीमर है, एक ही यूनिट है, एक ही मोनोमेरिक यूनिट है जो बार बार अटैच होता रहेगा। इसी तरह से एक ऑप्शन सी के अंदर आप PVC देखोगे तो उसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो विनाइल क्लोराइड होता है, इसका जब पॉलीमराइजेशन किया तो आपको यहाँ PVC मिल गया। फिर अगेन पॉलीस्टाइरीन की बात कर रहा है तो इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो स्टाइरीन है। तो इन तीनों के अंदर तो आपको एक ही मोनोमेरिक यूनिट लेना है। और बेकेलाइट आपको मालूम है, बेकेलाइट अपन एक तो क्या लेते हैं, फिनॉल और एक फॉर्मल्डिहाइड, और जब इसको अपन हीट करते हैं तो एक तो लीनियर चेन बनती है, पहले नोवोलेट बनता है और जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क या क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है वो आपको लास्ट में बेकेलाइट मिलता है, बेकेलाइट मिलता है। तो इसके अंदर अपन बोलेंगे ये को पॉलीमर है और कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर। अगेन देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन जो है इसमें बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ रिलीज नहीं होता। विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी ऐसा ही है। पॉलीस्टर, पॉलीस्टर जो होगा ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, एक एसिड होता है एक एल्कोहल होता है, तो वाटर यहाँ से निकालते हैं, एसिड का OH और एल्कोहल का H आप रिलीज करके पॉलीस्टर बनाओगे। जैसे आपको डेक्रॉन बनाना है तो कुछ इस तरह से होगा, डेक्रॉन आपके पास यहाँ से COOH होता है, OH, तो ये एसिड का आपने यहाँ से
OH निकाल दिया। और इसी तरह से अपन यहाँ पे जो बात करेंगे, ये C डबल बॉन्ड O और ये O, ये जो O आ रहा है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का OH है, फिर ये CH2, ये O, यहाँ पे आएगा CH2 और फिर O, यहाँ से भी फ्री कर देते हैं। तो एक मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूनिट ले रखा है, एक टेरिथैलिक एसिड का यूनिट लग रखा है, तो ये आपके पास टेरिलीन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 23 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है, रेडिकल जो होते हैं, एजो एजो कंपाउंड्स अपन लेंगे, वो रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह के अपन बेंजॉइल परऑक्साइड ले लें, बेंजॉइल परऑक्साइड, इसमें भी ये रेडिकल फॉर्म होता है। इस तरह का कोई प्रो है, ये रेडिकल फॉर्म करेगा। O2 डाल सकते हैं अपन। इस तरह के जो इनिशिएटर हैं वो रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसी मोनोमेरिक यूनिट जिनके फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं, ऐसी मोनोमेरिक यूनिट जिनके फ्री रेडिकल स्टेबल है, वो इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। जैसे स्टाइरिन में अपन कैटाइनिक मैकेनिज्म से भी पॉलीमर बना सकते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी पॉलीमर बना सकते हैं, क्योंकि उसका कैटाइन भी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस और स्टाइरिन का फ्री रेडिकल भी स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे आंसर आपके पास डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर एक पॉलीमर आपको दिया हुआ है और द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय अबव कंपाउंड इज। तो इसमें देखिए NH2CO NH2, एक तो मेरे को बीच में यूरिया दिख रहा है और एक यहाँ पे CH2OH का मतलब फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पे इस तरह का देखिए रिएक्शन हुआ है, ये कंपाउंड बनाएंगे अगर अपन। ये मैंने दिया NH2CO NH2, ये आपके पास H है, ये H है, ये H है और ये H है। और यहाँ एक आपको मैंने फॉर्मल्डिहाइड का यूनिट दे दिया, CH2O इधर लगाया, एक मैंने CH2 डबल बॉन्ड O इधर दिया, एक आपके पास CH2 डबल बॉन्ड O इसके साथ लगाएंगे, एक CH2 डबल बॉन्ड इसके साथ लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से आपने कहा ये बॉन्ड पोलर होगा, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव हुआ, ये H तो इससे अटैच होगा और यहाँ पे ये यूनिट इससे अटैच होगा। तो ये आपको मिलेगा CH2OH। और ऐसे ही आपने कहा ये दूसरा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, फिर एक CH2OH लगेगा इस पोजीशन पे। ऐसे यहाँ पे भी दोनों साइड रिएक्शन होगा, तो 4 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इस तरह का कंपाउंड बनाएंगे। तो ये क्या बनाते हैं, एक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाएंगे। तो बी ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट है। बैकेलाइट जो बनेगा उसके अंदर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को कंडेंस करते हैं, हीट करते हैं, और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड एक अलग रेजिन होता है। टेफ्लॉन तो मोनोमेरिक यूनिट होती है टेट्राफ्लोरोइथीन, उसके पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है इन विच ऑफ पॉलीमराइजेशन ब्रांचिंग चेन कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ब्रांच नहीं होना चाहिए। ब्रांच अगर अपने पास नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे यहाँ पे एनाइनिक पॉलीमराइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर अपन एनाइनिक पॉलीमराइजेशन कराएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, उसमें न्यूक्लियोफाइल एज अ कैटलिस्ट अपन यूज में लेते हैं, तो उसमें कोई ब्रांचिंग क्रिएट नहीं होती। और अगर मैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेता हूं तो उसमें भी एक यूनिफॉर्म आपको चैन मिलेगा, उसमें भी ब्रांचिंग नहीं होगी। अदरवाइज फ्री रेडिकल में क्या होता है, जैसे कोई कार्बन का इस तरह का कोई चैन बन रहा है, ये यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, इधर भी बीच में डॉट बन जाता है, इधर भी डॉट है, तो यहाँ से भी कुछ चेन चालू हो जाएंगी, तो ब्रांचिंग हो जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पे आंसर आपके पास ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ए एंड बी, ये आपके पास करेक्ट होगा। फ्री रेडिकल के अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर ब्रांचिंग हो सकता है। हम यूनिफॉर्म चैन, अगर चैन बनाना चाहें, यूनिफॉर्म पॉलीमर का चैन बनाना चाहे, तो हम उसमें ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि यूनिफॉर्म चेन ही हमें मिलता है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट डाल दें अगर, तो यूनिफॉर्म चेन मिलता है, नहीं तो फ्री रेडिकल के अंदर हमें ब्रांचिंग मिल जाती। तो आंसर आपके पास ए और बी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 26 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइज मोस्ट इजीली, मोस्ट इजीली। तो इसमें देखिए एक आपको मैंने
1 ब्यूटाइन दे रखा है ऑप्शन में, 2 ब्यूटाइन दे रखा है, एक एल्कीन दे रखा है और एक साफ साफ आपको दिखता है स्टेबल एल्कीन है कंजुगेट डाइन। और ये जब CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये कंजुगेट डाइन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसमें एक्टिव साइट क्रिएट होती है। जब भी मोनोमेरिक का यूनिट को आगे बढ़ना है, ठीक है, कोई और यूनिट उससे अटैच हो, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक्टिव साइट क्रिएट होना चाहिए। तो ये आपके पास अपन बोलते हैं ये CH2, यहाँ एक डॉट आएगा और ये डॉट कपलिंग करके बॉन्ड बना लेंगे और ये, तो ये आपके पास यहाँ पे एक एक्टिव साइट जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, जिससे अपन बोलते हैं नेक्स्ट यूनिट जो होगा मोनोमर का वो अटैच होता है। तो आंसर आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मतलब, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन होते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर को अगर अपन हीट करते हैं तो वो और हार्ड हो जाते हैं। एक आपके पास थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है उनको अपन हीट करते हैं तो वो आपके पास सॉफ्ट हो जाता है, वो आपके पास यहाँ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर हमारे पास एक तो बेकेलाइट होता है, तो जब बेकेलाइट को अपन फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब हीट करेंगे तो बेकेलाइट बनेगा, और अगर अपन और उसको हीट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो सब बेकेलाइट के ही होते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए ये क्लोरोप्रीन का पॉलीमर बना रखा है, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन से जो पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनेगा वो यहाँ पे ये है नियोप्रीन। फिर विनाइल क्लोराइड दिया हुआ है तो ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट के अंदर आपको जो मोनोमेरिक यूनिट आपको दिख रहा है, एक एडिपिक एसिड है और एक हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन का मतलब नाइलॉन 6 हो गया। और ये आपको दिख रहा है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का लीनियर चेन पॉलीमर, जिसको अपन बोलते हैं नोवोलेट। ये आपके पास नोवल है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और हीट करेंगे तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर बनता है जिसको अपन बेकेलाइट बोलते हैं। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 ब्यूना एंड सिंथेटिक रबर इज अ को पॉलीमर ऑफ। कौन कौन से दो मोनोमेरिक यूनिट चलता है? ब्यूना एन, बीयू का मतलब ब्यूटाडाइन, एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे अपन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCN, और एक आपने ले लिया ये ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो यहाँ से ये साइट होगी फ्री, और फिर आपके पास CH CN, और इधर से ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर आपके पास CH2। ये जो बनेगा इसको अपन बोलेंगे ब्यूना एन। तो ये एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन। तो देखते हैं भाई ऑप्शन इसके अंदर, फर्स्ट में तो क्लोरोप्रीन और ब्यूटाडाइन ले रखा है, फिर आपके पास ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन लिया हुआ है, फिर एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में एक्राइलोनाइट्राइल के साथ क्लोरोप्रीन ऐड किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड अपन लेते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो रबड़ मिलता है वो सॉफ्ट मिलता है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, हार्ड बनाने के लिए अपन वल्केनाइजेशन रबड़ का कहते हैं, हीटेड विथ सल्फर। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रेन पॉलीमर। अगेन देखिए उसी तरह का क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन वो अलग अलग टाइप से आपसे बात कर रहा है। तो नियोप्रेन बनता है क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से। तो पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉलीस्टाइरीन, फर्स्ट वाले में ये आपके पास हो गया पॉलीस्टाइरीन, ये आपके पास होगा नियोप्रेन,
फिर ये आपके पास हो गया एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको अपन बोलते हैं ऑरलॉन। और विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल में एक PHBV होता है, एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 में अपन लेते हैं ग्लाइसिन और नाइलॉन 6 में लेते हैं 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। तो देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट वाले में तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड से जो पॉलीमर मिलेगा वो आपको मिलेगा टेरिलीन, ये टेरिलीन मिलेगा। फिर आपके पास स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन से बनेगा, इसको अपन बोलते हैं ब्यूना एस, ये ब्यूना एस हो जाएगा। फिर एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन से मिलेगा, इसको अपन बोलेंगे ब्यूना एन। और नेक्स्ट में देखिए ये एक आपके पास ग्लाइसिन है और यहाँ 6 एमिनो कैप्रोइक एसिड, 6 एमिनो कैप्रोइक एसिड या 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। इसको जब अपन पॉलीमराइज करेंगे तो आपको पॉलीएमाइड मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं नाइलॉन 2 और ये होगा नाइलॉन 6। इधर 2 कार्बन है और इधर 6 कार्बन है, ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखते हैं भाई, कैप्रोलेक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, बिल्कुल करेक्ट है। कैप्रोलेक्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे, तो ए वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टेरिलीन इज पॉलिस्टर पॉलीमर, बिल्कुल करेक्ट है, स्टर होता है तो पॉलिस्टर वर्ड आएगा। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज नॉन एज बेकेलाइट, बिल्कुल ठीक है। और द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबड़ इज ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबड़ मतलब क्या है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमर जो बनेगा उसका नाम होता है पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली आइसोप्रीन का जो मोनोमर होगा वो आपके पास आइसोप्रीन, यही आपके पास नेचुरल रबड़ होता है। तो यहाँ आंसर जो आपका आएगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है, ए आपके पास है नाइलॉन 6, ये एक फाइबर है, और बी आपके पास ब्यूना एस, ये रबड़ है, और सी आपके पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन। अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आपको मिलेंगे फाइबर के अंदर, फाइबर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। फिर आपके पास सबसे वीक जो होते हैं वो आपके पास इलास्टोमर्स होते हैं, रबड़ होंगे। और जो पॉलीथीन है ये थर्मोप्लास्टिक है आपके पास, इनको जब अपन हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच का होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मिलेंगे वो ए के अंदर, उसके बाद आपको सी के अंदर, और देन अपन बोलेंगे इलास्टोमर्स में सबसे वीक होते हैं तो बी के अंदर। तो ए सी बी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का आंसर होना चाहिए। ए सी बी का मतलब आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जरा देखते हैं, टेरिलीन कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बहुत बार आ चुका है। टेफ्लॉन थर्मली स्टेबल क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आपका बनता है टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन आपके पास होता है सी डबल बॉन्ड सी, एफ एफ और एफ और एफ, और इसका जब अपन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो टेफ्लॉन बनता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से तो बेकेलाइट बनता है। तो ये हमारा पेयर जो है ये मैच नहीं कर रहा, यही आपसे बोल रहा है। तो आंसर तो आपको बी हो जाएगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, नोवोलेक लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, अभी बात कर चुके हैं नोवोलेक, और आगे हीट करेंगे तो बेकेलाइट। तो सी भी करेक्ट है। सिंथेटिक रबड़ एको पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। तो ये जो ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, ब्यूटाडाइन रबड़ है, ये सब सिंथेटिक रबड़ है।
तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में, ग्लिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लाइकॉल बाय रिएक्टिंग विद। ग्लिप्टल भी पॉलीस्टर होते हैं, ये जो ग्लिप्टल है ये अपन बोलते हैं पॉलीस्टर। और ये कैसे बनाते हैं, इसमें एक तो अपन थैलिक एसिड लेते हैं, ये COOH, और इधर भी आपके पास COOH, और एक यहाँ इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया जाता है, ये CH2 ये OH और ये OH। तो एसिड का तो आपको यहाँ से OH निकाल देना, और यहाँ से एसिड का OH और अल्कोहल का H, और यहाँ से अल्कोहल का H, इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो जो अरेंजमेंट मिलेगा वो आपके पास ऐसा मिलेगा, C⋅O, इधर से फ्री करना है आपको, फिर यहाँ से C⋅O, फिर आपके पास OCH2, फिर CH2, फिर O यहाँ से फ्री कर, ये आपके पास जो बनेगा इसको अपन बोलते हैं ग्लिप्टल, पॉलीस्टर होते हैं ये। तो आंसर इसमें ये जो कंपाउंड मैंने लिया हुआ है ये आपके पास है थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल हमें दिया ही हुआ है, तो आंसर आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मेलोनिक एसिड क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है जो, ये 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेलोनिक एसिड की बात करते हैं तो ये आपके पास मेलोनिक एसिड, ये कहीं पॉलीमराइजेशन में कहीं दिखता नहीं है, कोई मोनोमेरिक यूनिट में आपको नहीं दिखेगा। मेलेइक एसिड, एक आपने पढ़ा होगा सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स, मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। तो जो मेलेइक एसिड होता है वो सिस आइसोमर्स होता है, ये आपके पास CH डबल बॉन्ड CH और COOH और COOH, इसको अपन बोलते हैं मेलेइक एसिड। तो देखिए पॉलीमर में से जो क्वेश्चन आता है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपको बहुत बार मोनोमर दिया होगा तो पॉलीमर की बात करेगा, कभी पॉलीमर आपको दिया हुआ है तो मोनोमेरिक यूनिट पूछ लेगा, कभी कोई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की बात होगी, कभी किसी यूजेस की भी बात कर सकता है। और अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो एक रेडिकल मैकेनिज्म की बात होती है, कैटाइनिक मैकेनिज्म होता है, एक एनाइनिक मैकेनिज्म होता है। तो इस टाइप के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। तो इसके लिए आपको एक बार एनसीईआरटी जो है वो इसमें आपको जरूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।